तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस एक्सट्रीम रूल्स हॉरर शो के रिव्यू में। भाई सुबह सुबह आज जो गई है ना, काफ़ी ज़्यादा बकवास गई। एक्सट्रीम रूल्स की वजह से नहीं, लेकिन मेरे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हुए सुबह, क्योंकि मैं उठा 4 बजे के आसपास, 4:30-5 बजे के आसपास आराम से शो देखने के लिए। एक्सट्रीम रूल्स आप लोग भी लाइव देख रहे होंगे, मुझे भी लाइव देखना था शो को, और मैं उठ के देख रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था, और उसकी वजह से जो गाइस है रिव्यू आपको अब जाके देखने को मिल रहा है, क्योंकि फाइनली मैं प्रॉब्लम को फिक्स कर पाया हूँ। तो सबसे पहले, इससे पहले कि लोग जाके कमेंट्स में भाई लेट लेट लेट, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये चीज़ आज मेरे हाथ में डेफिनेटली नहीं थी। मैंने प्लान करा था कि सुबह सुबह फटाफट रिव्यू निकालना है, और वो मैं कर भी देता, लेकिन मेरे हाथ में आज वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अब हम जो है पॉजिटिव मूड से बिल्कुल मस्त तरीके से इस शो को रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि आज का शो जो था काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी इसमें हमें देखने को मिली। एक दो ऐसे डिसीजंस थे भाई जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी तक कि आखिर WWE ने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक उतना ही हमारा फायदा होता है। प्री शो से करते हैं स्टार्ट। तो केविन ओवेंस अगेंस्ट बडी मर्फी का मैच, हमें ऑलरेडी ये पता नहीं था कि पहले से होने वाला है, लेकिन WWE ने कुछ देर पहले अनाउंस करा था। अब ये प्री शो पे है, यही चीज़ मुझे थोड़ी अजीब सी लगी यार, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं दोनों सुपरस्टार्स मेन कार्ड पे। लेकिन WWE क्योंकि रेसलमेनिया से जो अब तक लेकर है काफ़ी अच्छा पेस रख रही है शोज़ का, छोटे रख रही है अपने पेपर व्यूज़ को, जिसकी वजह से शोज़ बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब भाई रॉ से भी छोटा था आज का जो हमें पेपर व्यू देखने को मिला, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। मज़ा आया इसीलिए इस शो को देखने में। ये मैच काफ़ी अच्छा था ओवेंस और मर्फी के बीच में, मैं कहना चाहूँगा, और बैक एंड फोर्थ चल रहा था, लेकिन एंड में केविन ओवेंस जीत चुके हैं स्टनर लगा के। मर्फी ने काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स भी इस मैच के अंदर लगाए, और ओवेंस ने उनको काउंटर भी काफ़ी कमाल के तरीके से किया। कोई बॉच कुछ ऐसा मुझे देखने को मिला नहीं। इट वॉज अ वेरी गुड मैच एंड केविन ओवेंस गॉट द विक्ट्री। मेन शो की बात करते हैं तो स्टार्ट होता है स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के मैच से, जो कि था न्यू डे अगेंस्ट सिजारो एंड शिंस्के नाकामुरा। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि भाई मेरी प्रेडिक्शंस जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी सारी प्रेडिक्शन सही हो गई। मुझे लगता है सिर्फ 1 या 2 मैच ऐसे थे जो मैंने शायद गलत प्रेडिक्ट करे, लेकिन ये वाले मैच में मैंने बार बार ये बात बोली थी कि भाई चैंपियनशिप चेंज चाहिए, चैंपियनशिप चेंज चाहिए, और वही चीज एग्जैक्टली WWE ने यहाँ पे करी है। तो आई एम रियली हैप्पी दैट WWE मेड दिस डिसीजन, क्योंकि न्यू डे तब से चैंपियंस है और कुछ भी खास अचीव उससे हुआ नहीं है। नाकामुरा और सिजारो क्या वो चीज बदल पाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे WWE ने कोशिश करी है डिवीजन को एक चेंज देने की, ताकि हमें एक नई टैग टीम देखने को मिले, और फिर से यहाँ पे उनके पास एक मौका है टैग टीम डिवीजन को अच्छा बनाने का। तो ये एक टेबल्स मैच था, स्टिपुलेशन नाकामुरा और सिजारो ने ही चुनी थी, और ये मैच काफी अच्छा था। मैं कहना चाहूंगा कि बिग ई और कोफी ने भी काफी कमाल की रेसलिंग की। यहाँ पे सेम गोज फॉर शिंस्के नाकामुरा एंड सिजारो एज वेल। एंडिंग जो थी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। 2 टेबल एक के ऊपर एक लगा के रखी हुई थी, और उसके थ्रू कोफी किंगस्टन को सिजारो ने टॉप रोप से पावर बॉम्ब करा, और ये भी आउटसाइड द रिंग। और जेन्युइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि सिजारो एक समय के लिए कंसर्न थे कि कहीं कोफी किंगस्टन इंजर्ड ना हो गए हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पॉट था, और अगर थोड़ा सा भी मिस टाइम हो जाता तो कोफी किंगस्टन को बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी। अभी तक फॉर्चुनेटली मैंने ऐसी कोई न्यूज़ सुनी नहीं है कि कोफी इंजर्ड है, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो बिल्कुल सही हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली, वो ये कि नाकामुरा और सिजारो नए चैंपियंस बन गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट से बताएं कि आप डिसीजन से WWE के सहमत हैं, या फिर आप चाहते थे कि न्यू डे ही टाइटल्स को रिटेन करें। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं गाइस, तो एक्चुअली में होने वाला था फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, विच वॉज MVP अगेंस्ट अपोलो क्रूज। लेकिन यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है कि अपोलो क्रूज आज आए तो थे शो के लिए, लेकिन उनको मेडिकली क्लियर नहीं करा गया, और अब वो इस मैच में compete नहीं कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि शायद अपोलो क्रूज को COVID-19 है, लेकिन ये बात मैंने तो कहीं से अभी तक कंफर्म सुनी नहीं है। तो आप लोगों ने अगर ऐसा कोई सोर्स सुना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट से बताएं। मैंने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं पढ़ी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनको कोविड भी हो सकता है। तो MVP आते हैं रिंग के अंदर यहाँ पे, और वो बेसिकली अपना नया टाइटल रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन गया हूँ फोरफिट से। लेकिन ये ऑफिशियली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि रेफरी नहीं था रिंग के अंदर, कोई बेल नहीं बजी, मैच कभी शुरू ही नहीं हुआ। तो अपोलो क्रूज जब कंपीट करने के लिए ही क्लियर नहीं है, तो ऐसे मैच में फोरफिट भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैच ही कार्ड से कैंसिल हो गया था। तो बेसिकली MVP यहाँ पे आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो ये मैच जो होना था फॉर द US टाइटल, ये हमें कभी देखने को ही नहीं मिला। इसके बाद हमें देखने को मिलता है फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप द करंट चैंपियन बेली अगेंस्ट निकी क्रॉस।
अब ये मैच काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ मैच था, लेकिन वन ऑफ द वीक पॉइंट्स था पूरे शो का, क्योंकि अगर बाकी मैचेस से मैं इसको कंपेयर करूं तो शायद इस मैच ने उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करा होगा जितना बाकी मैचेस ने करा था। लेकिन ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत बकवास मैच था या फिर मैं बोर हो गया देख के। और एक बार फिर से वही चीज मैं रिपीट करूंगा कि WWE की जो पेसिंग थी आज शो की, उसकी वजह से ये शो उतना बोरिंग नहीं हुआ। अगर ये शो 3-3.5 घंटे चलता तो शायद हम कह रहे होते कि काफी बोर हो गए शो को देख के। तो यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिलता है कि बेली चीटिंग से जीत गई हैं और बेसिकली साशा बैंक्स जो अपने नकल्स पहनती है जिन पे बॉस लिखा होता है, वो बेली को दे देती है रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके। बेली उसका यूज करते हैं और हरा देती है यहाँ पे निकी क्रॉस को, और उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। तो निकी क्रॉस ने काफी अच्छा अटेम्प्ट दिया यहाँ पे, हो सकता था कि वो नई चैंपियन बनती, लेकिन बेली और साशा बैंक्स ज्यादा क्लेवर निकले, ज्यादा चालाक निकले, और इसकी वजह से बेली ने अपना यहाँ पे टाइटल रिटेन कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले मैच की, जो कि काफी एंटिसिपेटेड मैच था। मुझे लग रहा था शायद मेन इवेंट भी हो सकता है शो का, लेकिन ये था गाइस सेथ रॉलिंस अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, आई फॉर एन आई मैच। और जीतने का सिर्फ एक ही तरीका था कि एक्चुअली में आंख बाहर निकालनी है सॉकेट से। और रेसलिंग फैंस सारे इसीलिए इंटरेस्टेड थे बहुत ज्यादा यहाँ पे कि आखिर WWE इस चीज को करेगी कैसे, कि क्या ये मैच प्री टेप्ड है और इस मैच के अंदर हमें कुछ ना कुछ VFX, GFX, सिनेमैटिक फील देखने को मिलेगी जिससे WWE पॉसिबली कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ये एक सिंपल मैच था और इसकी एंडिंग काइंड ऑफ सेम तरीके से हमें देखने को मिली जो कि हमने कुछ हफ्ते पहले रॉ पर ही देख लिया था सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो के साथ, जब सबसे पहली बार रॉलिंस ने इंजर्ड किया था रे मिस्टीरियो को। तो ये चीज मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी और ऐसा लगा कि WWE ने जो चीज इतने हफ्तों से हाइप करी थी उस पर डिलीवर नहीं करा, और वो चीज हमें एक्चुअली में देखने को भी नहीं मिली। अब कई सारे फैंस इस चीज को सोच रहे हैं कि यार क्या रे मिस्टीरियो की आंख सच में चली गई। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे पता नहीं कि आप कैसा दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि WWE रे मिस्टीरियो की सच में आंख निकाल कर वहां से ले जाएगी? इतना स्टूपिड मुझे नहीं लगता किसी को होना चाहिए। लेकिन अगर मैं रेसलिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं, ये एक नो DQ मैच था। इसमें हमें केंडो स्टिक्स का यूज देखने को मिला, स्टील चेयर का यूज देखने को मिला, रिंग साइड बहुत ज्यादा रेसलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से मैच इंटरेस्टिंग बन गया। लेकिन एट द एंड एक बार फिर से यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन सही हुई कि मैंने सेथ रॉलिंस को चुना था टू विन दिस मैच, और सेथ रॉलिंस गाइस यहाँ पे मैच जीत चुके हैं। अब जो मैंने बोला था वो ये था कि डोमिनिक टर्न करेंगे यहाँ पे रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट, उतना कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। सिंपली रॉलिंस जो है वो वैसे ही स्टील स्टेप्स के अंदर रे मिस्टीरियो की आंख को दबाते हैं और उनको इस मैच को हरा देते हैं, और ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है गाइस। तो यहाँ पे अब सिचुएशन कुछ क्या है हमें क्लियर नहीं पता। मैच के बाद सेथ रॉलिंस थ्रो अप करते हैं, उल्टी कर रहे होते हैं रिंग साइड पे, जो कि बिल्कुल भी कोई नहीं देखना चाहता था। और डोमिनिक के साथ क्या होगा वो भी हमें नहीं पता। रे मिस्टीरियो के कॉन्ट्रैक्ट की क्या सिचुएशन है इसका भी हमें आइडिया नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जो है आई फॉर एन आई मैच में सेथ रॉलिंस की विक्ट्री हो चुकी है। इसके बाद गाइस बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच की, ड्रू मैकिंटायर अगेंस्ट डॉल्फ जिगलर। ये एक ऐसा मैच था जिसकी स्टिपुलेशन हमको नहीं पता थी। तो जिगलर आते हैं रिंग के अंदर, वो बात करते हैं भाई सिंपल कि ये मैच जो होने वाला है एक एक्सट्रीम रूल्स मैच होगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं ड्रू, सिर्फ मेरे लिए। यानी कि तुमको एक नॉर्मल रेसलिंग मैच के रूल्स फॉलो करने हैं। तुम्हारे लिए काउंट आउट भी लागू होगा, तुम्हारे लिए सारी चीजें लागू होंगी। अगर तुम फॉल्स काउंट एनीवेयर के रूल से भी हारते हो, तुम्हें उठना भी है, उस पर भी 10 काउंट मेंटेन करनी है। लेकिन मेरे लिए एक्सट्रीम रूल्स मैच है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता हूँ। और एक और बात, अगर तुमने गुस्से में आके अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लिया तो भी मैं टाइटल जीत जाऊंगा। तो ड्रू मैकिंटायर को ये मैच परफेक्टली क्लीन जीतना था अगर उनको अपना टाइटल रिटेन करना था। तो काइंड ऑफ ये स्टोरी ठीक थी, लेकिन मैं इतना एग्री नहीं कर रहा था स्टिपुलेशन से। मैं चाहता था WWE कुछ अलग सी स्टिपुलेशन देती जो कि फैन शायद प्रिडिक्ट ना कर पाते। थोड़ा सा लेम लगा मुझे आइडिया, लेकिन मैच जो था डेफिनेटली दोनों ने डिलीवर करा। काफी लंबा ये मैच चला था, प्रोबेबली सबसे लंबा मैच था स्वैम्प फाइट को अगर मैं ना गिनूं। और ये चीज हमें जो देखने को मिली इन दोनों के बीच में डेफिनेटली अच्छी थी। और काफी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे ड्रू मैकिंटायर अपने आप को ऐसा लग रहा था कि वो डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने करा नहीं, वो बच गए उस चीज से। और एंडिंग जो थी इसकी एब्सोल्युटली अमेजिंग थी भाई। एक्चुअली में सुपर किक लगाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे डॉल्फ जिगलर, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि मैकिंटायर एकदम से कीप अप करते हैं और लगा देते हैं क्लेमोर किक और पिन कर देते हैं जिगलर को। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे खुश हैं कि मैकिंटायर अपना टाइटल रिटेन कर चुके हैं। मैंने भी प्रिडिक्ट करा था कि मैकिंटायर ही जीतेंगे, लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ पे वो था कि डॉल्फ जिगलर जिस तरीके से पेश हुए, जबकि उन्होंने एक अच्छा रेसलिंग मैच जरूर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ही स्टिपुलेशन लगाई, अपने आप के लिए सारी चीजें इजी करी, और फिर बिल्कुल वो ऐसे ही हार गए कि मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। तो WWE की जो बुकिंग है डॉल्फ जिगलर की हमेशा की तरह यही है कि हाइप अप करो, लेकिन उसके बाद लूजर की तरह नीचे ले आओ।
तो यहाँ पे मैकिंटायर को जीतना जरूर था, लेकिन आई वुड हैव फेल्ट बेटर अगर डॉल्फ जिगलर को थोड़ा सा और अच्छा दिखाया जाता इस मैच के अंदर। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं जो कि था गाइस फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। दिस वाज साशा बैंक्स अगेंस्ट आस्का, और अगर यहाँ पे साशा जीत जाती तो वो बन जाती साशा 2 बेल्ट्स। अब ये मैच में जो हमें फिनिश देखने को मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन था, या फिर WWE ने किस तरीके से सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए इस मैच के अंदर। तो रेफरी होता है और आस्का गलती से अपनी ग्रीन मिस्ट रेफरी की आंखों में डाल देती हैं, और यहां से हमें देखने को मिलता है कि बेली आउट ऑफ नोवेयर जाती हैं और जो टाइम कीपर होता है उसके पास जाके वो रेफरी की शर्ट लेती हैं, रेफरी की शर्ट पहन लेती हैं, वो टाइटल लेकर आती हैं, पिन भी काउंट कर लेती हैं यहाँ पे, और साशा को टाइटल थमा देती हैं। अब अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ WWE अभी भी आस्का ही रॉ वुमेन्स चैंपियन है, और इसका मतलब ये है कि साशा बैंक्स से स्मैकडाउन के ऊपर टाइटल छीन लिया जाएगा। और हम जानते हैं कि एट द एंड ये जो है एक ब्रेकअप में लीड करने वाला है बेली और साशा बैंक्स के, जो कि इतने समय से हम वेट कर रहे हैं देखने के लिए। तो वो डेफिनेटली आउटकम इसका इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी के लिए मुझे डिसीजन उतना पसंद नहीं आया। आस्का डेफिनेटली जो है वो थोड़ी गालियां जरूर दे रही होंगी जापानीज में, और वो किसी को समझ नहीं आया और विंस उसको सेंसर भी नहीं कर पाए, लेकिन डेफिनेटली आस्का इस मैच को हार चुके हैं यहाँ पे अभी के लिए, एंड शी हैज लॉस्ट द टाइटल टू साशा बैंक्स। और उसके बाद गाइस फाइनली हमें देखने को मिला ये अनोखा सिनेमैटिक मैच जो कि था ब्रॉन स्ट्रोमैन अगेंस्ट ब्रे वायत, नॉन टाइटल मैच, वायत स्वैम्प फाइट। अब ये काइंड ऑफ मैं कहना चाहूंगा WWE ने पूरी कोशिश करी इस मैच को अच्छा बनाने की, और बहुत सारे एलिमेंट्स थे यहाँ पे जो कि हमें देखने को मिले। डेफिनेटली कहीं कहीं हॉरर भी था, कहीं कहीं क्रीपीनेस भी थी, कहीं कहीं पे सरप्राइजेस भी थे, और ये रेसलिंग वाइज तो ऑब्वियसली एक अच्छा मैच इतना नहीं था क्योंकि ये एक सिनेमैटिक फील, स्टोरी फील वाला मैच था। तो ये ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा अच्छा था, लेकिन बोनयार्ड मैच से अगर मैं कंपेयर करूं या फिर गारगानो चांपा से कंपेयर करूं तो आई डोंट थिंक दैट दिस डिलीवर्ड ऑन दैट हाई ऑफ अ लेवल। मेरे हिसाब से जो है क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ये एक एक्चुअली में ऐसा पॉइंट है जो कि वैलिड है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर बोनयार्ड मैच से हम इसको कंपेयर करें तो शायद ये मैच उतना अच्छा नहीं था। इतना सी मैं बात बोल रहा हूँ। तो स्टोरी इसकी बेसिकली ये थी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन गए वायत स्वैम्प में, और वहां पे ब्रे वायत ने उनको अटैक करा और उनको बांध के रख दिया एक चेयर से, स्टील्स की चेन से, और यहाँ पे जो है बेसिकली कुछ नहीं कर सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। और फाइनली जब वो खुलते हैं चेन से, वो बाहर जाकर लड़ते हैं, तो ब्रे वायत यहाँ पे उनके साथ माइंड गेम्स खेलते रहते हैं, दोनों पानी में लड़ते हैं। और जो सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट हमें पूरे मैच में देखने को मिली थी गाइस, वो थी अलेक्सा ब्लिस की, जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुलाती हैं अपनी तरफ एज सिस्टर एबिगेल। अब मुझे नहीं लगता कि आगे कहीं भी स्टोरी लाइन में प्ले होने वाला है, लेकिन क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन की हिस्ट्री रह चुकी है मिक्स मैच चैलेंज में अलेक्सा ब्लिस के साथ, इसकी वजह से ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज थी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो देखने में मजा आया, सरप्राइजिंग लगी। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों सुपरस्टार्स पानी के नीचे चले जाते हैं, और ऐसा लगता है यहीं पे मैच खत्म हो जाएगा एक नो कॉन्टेस्ट के अंदर, लेकिन एकदम से जो है फील्ड ऊपर आ जाता है, और फील्ड हमें देखने को मिलता है लास्ट में कहता है लेट मी इन। और इस मैच का भी ऑफिशियली WWE ने अनाउंस नहीं करा कि ब्रे वायत इस मैच को जीत गए, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि ब्रे वायत जीत गए, क्योंकि एंड में फील्ड आ गया ऊपर और ब्रॉन स्ट्रोमैन का कोई नामो निशान नहीं था, वो डूब गया काइंड ऑफ पानी में। तो स्टोरी लाइन इज वेरी वेरी सिंपल कि यहाँ पे ब्रे वायत वापस ले आए हैं फील्ड को, और अब वो लड़ेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए प्रोबेबली समर स्लैम में, और शायद वहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना टाइटल हार भी सकते हैं। तो ऑफिशियली यहाँ पे WWE ने स्ट्रोमैन को ना हराते हुए प्रोटेक्ट करा है ताकि वो लॉस उनको वो समर स्लैम के अंदर दे सके। तो ये था ओवरऑल एक्सट्रीम रूल्स का पेपर व्यू। काफी लोग कह रहे थे कि WWE ने अपने रन को मेंटेन करा है, डिलीवरिंग कॉन्स्टेंटली गुड पेपर व्यूज बैक टू बैक, और इस चीज से मैं एग्री करूंगा। लेकिन जो वीकली शोज थे बीच के भाई, वो हम सब जानते हैं कैसे थे। तो जबकि बिल्ड उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी सारे मैचेस की, मैचेस ने उतना अच्छा परफॉर्म करा, और हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि बहुत बोरिंग या बेकार शो था। तो ये है गाइस रिव्यू एक्सट्रीम रूल्स का, और ज़्यादा डेप्थ में अभी जाने का फायदा नहीं है क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुका है रिव्यू। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस, और अगर आपको ये शो मेरे ओपिनियन से मैच करता है तो वो भी मुझे डेफिनेटली बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।